नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। यूरोप के साथ साथ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जिस तरह से अमेरिका को सुनाया है, यूरोप को सुनाया है और खुद को भी वह अप्रत्याशित है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में उनका भाषण इतिहास के शानदार भाषणों में गिना जा रहा है। ट्रंप की ताकत के सामने उनकी यह लाइन मशहूर होने लग गई कि जिसके पास कम शक्ति है उसकी शक्ति ईमानदारी है। इस लाइन के जरिए प्रधानमंत्री कार्नी ने उस मिथक को तोड़ दिया कि ट्रंप जो कर रहे हैं उस पर चुप ही रहना है। यह बड़े लोगों की लड़ाई है, हमें अलग किनारे बैठना है। भाग्यवादी, पलायनवादी हो चुकी भारत की विदेश नीति और ट्रंप के दुस्साहसों पर चुप रहने की बात करने वाले भारतीय जानकारों के लिए इस एक पंक्ति में काफी कुछ हो सकता है। गंवाने का खतरा कनाडा के पास भी है, मगर उसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिसके पास कम शक्ति है उसकी शक्ति ईमानदारी है। Puissance des moins puissants commence par l'honnêteté. इसीलिए फ्रेंच भाषा में दिए गए कार्नी के भाषण को शानदार और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो मिल रहा है और आप देखने के साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं। करते भी रहिए, कमेंट जरूर कीजिए, मैं कई कमेंट के जवाब देता हूं। डावोस में जैसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त हुआ, लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और उनका भाषण दुनिया भर में छा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह ट्रांजिशन का समय नहीं है, मतलब संक्रमण का समय नहीं है। इसे इस तरह से भी समझिए कि दुनिया एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में नहीं जा रही, कोई नई व्यवस्था नहीं बन रही, बल्कि यह रप्चर का समय है, यानी पूरा का पूरा मकान दरक गया है। व्यवस्थाओं की समाप्ति का समय है। कार्नी ने अपने भाषण में सुपर पावर से लेकर मिडिल पावर सबको सबका इतिहास बताया और सबकी चुनौतियां गिनवा दी। मार्क कार्नी ने उस झूठ का उदाहरण दिया जिसके आगे सब अपने अपने फायदे के लिए चुप रहे, लेकिन अब वह झूठ सबके गले की फांस बनता जा रहा है। डावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के इस भाषण की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और हम भी इस पर बात कर रहे हैं कि कार्नी का भाषण दुनिया ही नहीं भारत के संदर्भ में भी सटीक बैठ जाता है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क और कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सुनते हुए साफ हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि ट्रंप की करतूतों का विरोध नहीं किया जा सकता। लोग बोल रहे हैं तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ तो भारत पर ही लगाया गया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को बुली कहने का साहस रखते हैं? क्या वे ट्रंप का नाम लेकर उनकी विस्तारवादी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं? क्या वे वसुधैव कुटुंबकम और शांति के पुजारी जैसे घिस चुके जुमलों के बिना कोई नई बात विदेश नीति के संदर्भ में कह सकते हैं? भारत में दिन भर राजनीति करेंगे घुसपैठिए की, अपने ही नागरिकों पर नागरिकता की तलवार लटकाएंगे और दुनिया भर में जाकर कहेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं। वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, जिसका अब कोई मतलब नहीं रहा। समझ नहीं आता कि भारत को पुरोहित बना रहे थे या ग्लोबल लीडर। Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Mais je vous soumets, par ailleurs, que les autres pays, en particulier les puissances moyennes comme le Canada, ne sont pas impuissants. Ils possèdent la capacité de construire une nouvelle ordre qui intègre nos valeurs, comme le respect des droits humains, le développement durable, la solidarité, la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कह रहे हैं कि उसके जैसा मिडिल पावर वाला देश असहाय नहीं है, बल्कि वह नई व्यवस्था बनाने की कोशिश भी कर सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया गया
तब कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसी ट्रंप के कदम का स्वागत किया था। काश यूरोप के देश ग्रीनलैंड से पहले वेनेजुएला को लेकर इसी तरह जाग जाते तो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का हौसला इतना ना बढ़ता। कार्नी के भाषण को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने वो सच कह दिया जो दिखाई सबको दे रहा था मगर कहना कोई नहीं चाहता था। इस समय में आप दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के भाषण को सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं लगता कि यह चुप रहने का समय है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की मेज के सामने चेलों की तरह बैठे यूरोप के देशों के इन प्रमुखों पर दुनिया पहले से हंस रही थी। यूरोप के देश अमेरिका की खैरात पर जिंदा हैं, इसके बाद भी वे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे हैं। यस सर करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को बुली कह दिया है, कहा है कि बुली के आगे नहीं झुकेंगे। ईयू की अध्यक्षा ने कहा है कि हमें अमेरिका से स्थायी रूप से आजादी चाहिए होगी। अगर हम ट्रंप के जाने के बाद हालात सामान्य होने का इंतजार करते रहे तो और अधिक कमजोर हो जाएंगे। तो सब कुछ बोला जा रहा है। डेनमार्क भी बोल रहा है। डावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री के अलावा बेल्जियम के प्रधानमंत्री डे वेबर ने कहा कि ट्रंप ने बहुत सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर लिया है। अब हालत यहां तक आ गई है कि आपको आत्मसम्मान को लेकर फैसला करना है कि आप उनके पीछे पीछे चलना चाहते हैं या गुलाम बन जाना चाहते हैं। अगर आप आज झुक गए तो आत्मसम्मान गंवा देंगे। किसी भी लोकतंत्र में सबसे बहुमूल्य आत्मसम्मान ही होता है। यूरोप ट्रंप का दयनीय गुलाम नहीं हो सकता है। We were a little bit naive, and it's time to wake up. We need our own technological platforms to build the prosperity of tomorrow. If not, Trump can do with us, he can play with us. He can make us slaves because we actually are slaves then. And we will have to take for granted whatever he does. ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ने यूरोप को जगा दिया है। यूरोप केवल अपनी सुरक्षा के लिए नेटो और अमेरिका पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह उन पापों में भी शामिल था जो अमेरिका ने किए। झूठ के आधार पर जिस अफगानिस्तान और इराक को घेर कर बर्बाद कर देने में यूरोप ने अमेरिका का साथ दिया, आज वही यूरोप खुद को इराक और अफगानिस्तान की स्थिति में पा रहा है। सद्दाम के पास रासायनिक हथियार हैं, यह झूठ था और जानते सब थे, लेकिन ब्रिटेन से लेकर तमाम देशों के प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका के इस झूठ में साथ दिया और लाखों लोग बमबारी में मार दिए गए। भरा पूरा देश कब्रिस्तान में बदल दिया गया। कार्नी ने वो बात कह दी जो बात ग्लोबल लीडर के बीच कहने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह बात लेखक, इतिहासकार, पत्रकार और जानकार सब कह रहे हैं कि इस यूएन को, संयुक्त राष्ट्र को खोखला किसने किया। कार्नी ने कहा कि नियमों पर चलने की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई गई थी वो आंशिक रूप से झूठी थी। जो ताकतवर है उन्होंने इन नियमों का फायदा अपने हिसाब से उठा लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून पीड़ित की पहचान देखकर लागू किया जाता रहा। We knew the story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने भी कार्नी के इस हिस्से को बेस्ट माना है। कहा है कि उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की, यह सच बता दिया कि नियमों के आधार पर जो व्यवस्था बनी है वो ट्रंप के आने के बाद तबाह नहीं हुई, पहले भी नहीं थी, पहले से ही तबाह हो चुकी थी, फ्रॉड हो चुकी थी। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा सभी देश इस झूठ पर पर्दा डालते रहे क्योंकि इससे उन्हें भी लाभ मिल रहा था। गजा के समय दुनिया ने देखा, आप सब ने देखा, कोई देश अमेरिका और इस्राएल को नहीं रोक पाया, गजा की सुरक्षा में अपनी सेना नहीं भेज पाया। यूरोप के देशों में इस्राएल के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो उन पर डंडे बरसाए गए, प्रदर्शनों पर रोक लगाने की कोशिश की गई। यूरोप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लगे कि वह इंटरनेशनल सिस्टम को, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को बनाए रखना चाहता है। आज ग्रीनलैंड और क्रीमिया के बहाने यूरोप खतरे में घिरा हुआ है तो उसे वह सच दिखने लगा है जिसे कभी स्वीकार नहीं करता था। कार्नी ने माना कि अमेरिका के वर्चस्व से लाभ तो हुआ, एक स्थायी वित्तीय व्यवस्था बनी रही,
समुद्री रास्तों से कारोबार चलता रहा, सामूहिक सुरक्षा भी आई और विवादों का निपटारा भी हुआ, लेकिन हमने कभी उन कमियों को उजागर नहीं किया जो आज खतरा बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। This fiction was useful. An American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. कार्नी की इन बातों को हिंदी में आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब तक लूट में हमें हिस्सा मिल रहा था, लूट में हम भी शामिल रहे। अब हमारे लूटे जाने की बारी आ गई तो हम विरोध कर रहे हैं। यूरोप को भी भ्रम हो गया था कि अमेरिका के साथ साथ वह भी सुपर पावर है, लेकिन आज उसकी हालत गजा, अफगानिस्तान, इराक के लाचार लोगों की तरह हो गई है। यह सब तमाशा यूरोप ने किया, यूरोप ने देखा, अब यूरोप दुनिया के सामने तमाशा बन रहा है। कार्नी ने कहा कि हमें हर दिन याद रखना पड़ता है कि हम सुपर पावर की आपसी प्रतिस्पर्धा के दौर में रह रहे हैं। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी करेगा, जो कमजोर है उसे सब सहना होगा, जो कमजोर है उसे सब सहना होगा। कार्नी ने यह नहीं कहा कि हम कमजोर हैं, हम मिडिल पावर हैं तो सब सहते जाएंगे, बल्कि अगर व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तो नई बनाने की कोशिश करेंगे। यह बात भारत को कहनी चाहिए थी। भारत को आगे आकर कहना था कि दुनिया में अभी भी इतनी शक्तियां हैं जो मिलकर नई व्यवस्था बना सकती हैं, मगर भारत चूक गया। कार्नी ने सिर्फ अपने देश या अमेरिका के बारे में बात नहीं की, उन्होंने उन सभी देशों को संदेश दिया है जो दुनिया की ताकतों में मिडिल पावर के रूप में देखी जाती हैं। यूरोप के देश, कनाडा, भारत इसमें आते हैं। सभी को चेताया कि अगर मेज पर आकर नजर से नजर मिलाकर बात नहीं करेंगे तो आपका नाम मेन्यू की सूची में दर्ज हो जाएगा। Middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. यह चेतावनी है सभी देशों को जो इस समय सर झुकाकर अपना अपना देखने की राह पर चलना चाहते हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति भी नजर आती है। कार्नी ने सभी से कहा, सबको तय करना है, मेज पर बैठना है या मेन्यू में शामिल होना है। यानी आपको अपने लिए खुद खड़े होना ही होगा, नहीं तो दुनिया की बाकी ताकतें आपके देश और आपकी जमीन पर घात लगाए बैठी हैं। कार्नी ने ईसा पूर्व 5वीं सदी के ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडिडीज का उदाहरण दिया, जिसने राजनीति और शक्ति की वास्तविकता को तभी समझ लिया जब एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध जारी था। थ्यूसिडिडीज का ही कथन है कि मजबूत कुछ भी कर सकता है और कमजोर को सब सहना ही होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, हम तभी से इस कहावत को अनिवार्य, अवश्यंभावी मानकर चले आ रहे हैं। स्वीकार कर लिया है कि जिसके पास ताकत है वही तय करेगा, डिक्टेट करेगा। लेकिन इस कहावत को मान लेने से सुरक्षा आने वाली नहीं है। कार्नी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकतों की चालों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने संप्रभुता, सोवरेनिटी और संप्रभुता के नाटक को भी समझा दिया। कहा कि बड़ी ताकतें अकेले चल सकती हैं, उनके पास बड़े बाजार हैं, बड़ी सेनाएं हैं, अपनी शर्तें मनवा सकते हैं, लेकिन मिडिल पावर देशों के पास ऐसी ताकत नहीं है। जब हम एक बड़ी ताकत के साथ बातचीत करते हैं तो कमजोर जमीन पर खड़े होते हैं। हमें जो पेश किया जाता है हम वही स्वीकार कर लेते हैं। हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सुपर पावर की बात मानेगा। लेकिन यह संप्रभुता नहीं है, यह संप्रभुता का नाटक भर है, उसका प्रदर्शन भर है, परफॉर्मेंस है। एक बड़ी ताकत के सामने दबते हुए भी संप्रभुता का नाटक किया जा रहा है। यह सामान्य बात नहीं। This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination. ट्रंप और पुतिन, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो अन्य देशों की संप्रभुताओं को रौंद रहे हैं। कोई भी देश इनके इस अभियान में शामिल होकर
या मौन समर्थन देकर संप्रभु होने का दावा नहीं कर सकता। वह संप्रभुता का नाटक कर रहा है। ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, सबका ही इतिहास किसी भी देश की संप्रभुता को कुचलकर, गुलाम बनाकर उपनिवेश बनाने का रहा है। संप्रभुता की परिभाषा और समझ भी इन्हीं यूरोप के देशों से निकली और परिपक्व हुई। आज वही यूरोप अमेरिका, रूस, चीन के उपनिवेश बन जाने के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसलिए नए सिरे से संप्रभुता को गढ़ने की बात कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ग्रीनलैंड से कनाडा को क्या फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन बात उसकी नहीं। कार्नी ने कहा, आज फिर से संप्रभुता के निर्माण का समय है। सहयोगी देशों को, एलाइज को आज की अनिश्चितता के जवाब में अलग अलग विकल्प तलाशने होंगे। अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करनी होगी। इससे संप्रभुता की नई जमीन बनती है। जो पहले की जमीन थी वो रूल बेस्ड ऑर्डर पर टिकी हुई थी, लेकिन अब इसका टेस्ट होगा, क्या वो दबाव झेल सकती है। इस संप्रभुता की कीमत भी चुकानी होगी, मगर इस कीमत को हम आपस में बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं। सबको मिलकर नई व्यवस्था में निवेश करना होगा। आज संप्रभुता का अनादर आम होता जा रहा है। अगर इस तरह से संप्रभुता से खिलवाड़ होगा, तब फिर कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करता रहेगा। लेकिन इस संप्रभुता को कैसे बचाया जाए, इसकी मान्यता कैसे बहाल हो, कार्नी ने इस पर बात की। वसुधैव कुटुंबकम से अपना भाषण भरकर बोर नहीं किया, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार कर देते हैं। कार्नी ने एक उदाहरण दिया कम्युनिस्ट देश के एक दुकानदार का। पहले बताते हैं उन्होंने कहा क्या और कैसे यह उदाहरण भारत में आज के समय से मेल खा जाता है। आप इस प्रसंग को ठीक से सुनिए। तो कार्नी बताते हैं कि कम्युनिस्ट शासन के समय चेक गणराज्य में एक सब्जी वाला था। हर सुबह यह सब्जी वाला अपनी दुकान पर एक बोर्ड टांग देता था, जिस पर लिखा होता था, दुनिया के मजदूरों एक हो। लेकिन उसका इसमें कोई यकीन नहीं था, किसी का भी यकीन नहीं था, मगर झमेलों से बचने के लिए वह यह बोर्ड हर दिन टांग देता था, क्योंकि सभी दुकानदार यही करते थे। साधारण लोग भी इस झूठ में हर दिन हिस्सा लेते रहे, झूठ के साथ जीने लगे। सिस्टम की जो शक्ति है, ताकत है, वह सच से नहीं आती, उस झूठ से आती है जिसमें सभी शामिल होते हैं। कार्नी ने यह कहानी चेक गणराज्य के विरोधी नेता वास्लाव हावेल के लेख से ली है। हावेल मानते हैं यह झूठ में जीने के जैसा है। सिस्टम की ताकत उसकी सच्चाई या ईमानदारी से नहीं आती, लेकिन इस बात से आती है कि हर कोई उसमें ऐसे भाग लेना चाहता है जैसे वो सच हो, और यहीं से उसकी कमजोरी भी आती है। अगर एक आदमी भी इस नाटक में भाग लेना बंद कर दे, झूठ को झूठ कह दे, अगर सब्जी वाला वो बोर्ड हटा दे, तो सिस्टम और उसकी ताकत का भ्रम टूटने लगता है। समय आ गया है कि कंपनियां और देश अपने अपने बोर्ड हटा दें। कितनी बड़ी बात कार्नी ने कह दी। क्या भारत में ठीक यही नहीं हो रहा? जिस नेता को देखिए हिंदू होने का नाटक कर रहा है, वह हिंदू है, लेकिन माहौल के हिसाब से हिंदू होने का प्रदर्शन करता है। नेता आपकी समस्याओं के समय नजर नहीं आता, सिस्टम की कमजोरी को उजागर नहीं करता, लेकिन धर्म के नाम पर तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेता है। हर दूसरा नेता मंदिर जाता हुआ दिखेगा और किसी कथावाचक के चरणों में पड़ा हुआ। धर्म की आड़ में सारे गुनाह छिपाए जा रहे हैं, और आप जनता धर्म के चश्मों से गुनाहों को पुण्य समझने लगे हैं, नियति मानने लगे हैं, परमात्मा का अवतार समझने लगे हैं। लोग नाले में गिरकर मर जा रहे हैं, और सरकार और जनता कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हुई है। विपक्ष को ईडी से जूझने में लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके सबसे बड़े उदाहरण हो सकते हैं। मगर आप अपने जिले में, शहर में, राज्य में, मोहल्ले में देखिए, साधारण कार्यकर्ता और नेता भी इसका उदाहरण है। उसने राजनीति छोड़ दी, राजनीति के नाम पर धर्म की दुकान चला रहा है। हर दिन हिंदू होने का कोई ना कोई स्वांग करता है। चेक गणराज्य में दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका बोर्ड सबको टांग रहा है।
मगर किसी का उसमें यकीन नहीं। क्या भारत में ऐसा नहीं हो रहा? क्या भारत की कंपनियां अर्थव्यवस्था की जो हालत जानती हैं कहने का साहस कर पाएंगी? आप अखबारों को निकाल कर देखिए, ईडी की जांच से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए बहुत सारे नेता। बीजेपी में हैं, करप्शन कर रहे हैं तो ईडी की जांच नहीं होगी, आरोप लगते हैं तब भी नहीं होती। दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं, पानी पीने लायक नहीं, लेकिन गोदी मीडिया और जनता बोल नहीं रही। बीजेपी के नेता भी नहीं बोलते क्योंकि वे सब एक बड़े झूठ में शामिल हैं। उन्हें पता है कि जो हो रहा है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म के नाम पर झूठ का पर्दा तानकर सब उसके पीछे खड़े हुए हैं। इसीलिए कार्नी का यह भाषण भारत की राजनीति के इस दौर से पर्दा हटा देता है और बड़े बड़े संकटों को छोड़ चुप्पी के नाम पर डमरू बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी कार्नी के भाषण में दिखाई दे जाते हैं। कमाल की बात कहते हैं कार्नी, और इस बात को आप उन लोगों की बात से मिलाइए जो कहते हैं कि भारत को अपना अपना देखना चाहिए, ट्रंप से रिश्ता बेहतर करना चाहिए। ट्रंप कुछ भी कहें, भारत का अपमान करें, भारतीयों का अपमान करें, चुप रहना चाहिए। कार्नी कहते हैं आप झूठ के बीच नहीं जी सकते। अमेरिका के साथ जुड़ने से, इंटीग्रेट होने से दोनों का फायदा तो होगा, लेकिन यह झूठ है क्योंकि यह जुड़ना आपकी अधीनता का कारण बनता जा रहा है। You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. क्या यह बात भारत पर भी लागू हो सकती है? यूरोप के साथ साथ कार्नी साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका के साथ चलने की राजनीति आज उन सभी की संप्रभुता के लिए खतरा बनती जा रही है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कार्नी ने इन बातों को बोलकर अपने आप को इतिहास के पहले पन्ने पर दर्ज कर लिया है। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब यह दुनिया बदल गई, कुछ नया सोचना और करना होगा। क्या भारत भी ऐसा मानता है? मानता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते क्यों नहीं? एक पत्रकार को कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने बताया, उन्होंने अपना भाषण खुद लिखा है। Canadians know that our old comfortable assumptions that our geography and alliance memberships automatically conferred prosperity and security, that assumption is no longer valid. And our new approach rests on what Alexander Stubb, the President of Finland, has termed value-based realism. Or to put another way, we aim to be both principled and pragmatic. So we're engaging broadly, strategically, with open eyes. We actively take on the world as it is, not wait around for a world we wish to be. कार्नी ने साफ साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र, यूएन, जलवायु संकट के लिए बनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी, डब्ल्यूटीओ, तमाम ऐसी बहुदेशीय संस्थाएं काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी हैं। कार्नी अब इनके विकल्प की बात करते हैं। एक प्रस्ताव भी लेकर आए कि मिडिल पावर देशों को एक दूसरे से अलग संबंध बनाने होंगे। हम जितनी ज्यादा दीवारें बनाएंगे उतने ही कमजोर होंगे, इसलिए सभी को मिलकर सुरक्षा कवच बनाने होंगे और ज्यादा दीवारें बनाने से फायदा नहीं होगा, दीवारें टिक नहीं पाती। तो इस तरह आप कनाडा के प्रधानमंत्री के भाषण से जान पाते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री आज के समय को किस तरह से देख रहा है। ट्रंप के आने के बाद कनाडा से भी तनातनी रही और कनाडा ने ट्रंप के हर टैरिफ का जवाब दिया, जबकि अमेरिका और कनाडा पड़ोसी देश हैं। अमेरिका के लोग कनाडा में रहते हैं, कनाडा के अमेरिका में। इसके बाद भी एक देश के तौर पर कनाडा के प्रांतों के गवर्नरों ने भी अमेरिका को जवाब दिया। उन्होंने बार बार कनाडा को मिडिल पावर कहा। सुपर पावर तो 3 ही माने जाते हैं, अमेरिका, रूस और चीन, लेकिन उसके बाद की शक्तियां मिडिल पावर कही जाएंगी। कार्नी ने कहा कनाडा जैसे मिडिल पावर के लिए यह सवाल नहीं कि इस नई सच्चाई के अनुसार अपने आप को बदलें या नहीं, बदलना ही होगा। सवाल यह है कि क्या हम अपने आप को सिर्फ दीवारें बनाकर बदलना चाहते हैं या फिर हम कुछ और महत्वाकांक्षी कदम उठा सकते हैं। इसे कहते हैं चैलेंज को परिभाषित करना, चुनौती को समझना और लिखकर कह देना। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा उनका देश ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा यह तय करने का अधिकार केवल ग्रीनलैंड को है। डावोस भारत के मंत्री और मुख्यमंत्री भी गए हैं। इनकी चर्चा हंसी मजाक में हो रही है
कि ये भारत से डावोस जाकर भारत की कंपनियों से ही करार कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत, मुंबई में ही करार कर लेते, रांची में ही डील कर लेते। यह हालत हो गई है प्रधानमंत्री मोदी के दौर में विदेशों में भारत की और भारत में विदेश नीति की। 12 साल से विदेश यात्राओं पर अरबों रुपए फूंक दिए गए, केवल गांव देहात में झूठी छवि बनाने के लिए कि भारत का नाम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी से पूछकर बड़े फैसले दुनिया के स्तर पर लिए जा रहे हैं, लेकिन चुनौती के वक्त स्टैंड लेने का टाइम आया, कुछ कहने का वक्त आया, भारत के नजरिए को दुनिया के सामने रखने का समय आया, तो धार्मिक कार्यों में प्रधानमंत्री व्यस्त नजर आते हैं और राजनीतिक कार्यों में मुख्यमंत्री भारत से जाकर भारत की कंपनियों से करार कर जनता की आंखों में धूल झोंकने में व्यस्त हो गए हैं। दुनिया पतन के दौर से गुजर रही है। पतन का यह दौर पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसकी गति तेज हुई है। लेकिन इसी समय में कई देशों के नेता बोलने का फर्ज निभा रहे हैं। कम से कम एक नजरिया तो सामने आ रहा है जिससे हम और आप समझ सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। ग्रीनलैंड का मसला एक झटके की तरह आया। यूरोप आज संकट में है। सवाल है कि क्या यूरोप ट्रंप के फांसीवाद के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखा पाएगा। अमेरिका में इस पर बहस हो रही है कि राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं उस पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। न्यूयॉर्कर में बाकायदा एक लेख छपा है। राष्ट्रपति के बेलगाम अधिकारों से खतरे की बात हो रही है और भारत में नेता कथावाचकों के पीछे छिपकर राजनीति कर रहे हैं। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप कर छलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। यह गाना जन्म जन्म फेरे का है और वीडियो कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के भाषण पर बनाया गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।